जोया के बाहरी हिस्से में बना वो पुराना तालाब अब किसी स्याह चादर जैसा दिखने लगा था। पानी इतना खामोश था कि उसमें अपना चेहरा देखना भी रूह कपा देने वाला था। तीनों सहेलियां जोया, सारा और नूर पानी के बीचों बीच खड़ी थी। जहां एक तरफ जोया की हंसी गूंज रही थी, वहीं तरफ तालाब का सन्नाटा किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। जोया, नूर, अब बस भी करो। देखो, पानी का रंग बदल रहा है। ये अब नीला नहीं, काला लग रहा है। मेरे पैरों में अजीब सी सिहरन हो रही है, जैसे नीचे कोई चीज रेंग रही हो। चलो ना, घर चलते हैं। सारा की आवाज में एक अनजाना खौफ था, लेकिन जोया अपनी मस्ती में चूर थी। उसने पानी का एक जोरदार छपका सारा के चेहरे पर मारा। अरे डरपोक, तू हमेशा से ऐसी ही रही। आज तुझे जाने नहीं दूंगी। तू भूल रही, ये मेरी आजादी की आखिरी शाम है। कल सूरज उगते ही मेरे हाथों में हीना होगी और मैं ससुराल की पाबंदियों में बन जाऊंगी। कल से मैं पराई हो जाऊंगी सारा। आज मुझे जी भर के जी लेने दे। जब तक मेरा जी नहीं भरेगा, हम में से कोई पानी से बाहर नहीं जाएगा। जोया के लफ्जों में एक अजीब सा दर्द था। नूर, जो अब तक चुप थी, अचानक एकदम बेजान हो गई। उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे का तापमान अचानक गिर गया है। उसके पैरों के पास पानी ने एक भंवर बनाना शुरू कर दिया था। जोया, मजाक बंद करो। मुझे लग रहा है मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है। ये घास नहीं है, ये उंगलियां हैं। जोया और सारा को लगा नूर भी मजाक कर रही है। जोया हंसने ही वाली थी कि तभी नूर का चेहरा तकलीफ से बिगड़ गया। पानी के अंदर से एक झटके ने उसे नीचे खींचा। वो संभल भी नहीं पाई। बचाओ! जोया, सारा, ये मुझे खींच रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार छपाक हुआ और नूर का जिस्म पानी की सतह को चीरता हुआ अंदर समा गया। जहां नूर खड़ी थी, वहां अब सिर्फ बुलबुले उठ रहे थे। नूर, नूर, ये क्या मजाक है? बाहर आओ। देखो, अब मुझे सच में रोना आ रहा है। जोया ये मजाक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में देखा, वो डर असली था। नूर, कहाँ छुप गई हो? देखो, मेरे निकाह का वास्ता तुम्हें। बाहर आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम सांस रोके बैठी हो नीचे। बाहर आओ, वरना मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। जोया का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया था। उम्मीद कर रही थी कि उसका हाथ नूर से टकरा जाए, लेकिन नूर गायब हो चुकी थी। वो नहीं आएगी जोया, वो डूब गई है या उसे कोई ले गया है। हमें यहाँ से भागना होगा, किसी को बुलाना होगा। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। नहीं, मैं अपनी नूर के बिना डोली में नहीं बैठूंगी। अगर वो नीचे है तो मैं भी नीचे जाऊंगी। जोया डूबने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सारा ने उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा और जबरदस्ती किनारे पर ले आई। दोनों भीगी हुई, कांपती हुई और रोती हुई किनारे पर गिरी। तभी सामने से एक भारी आवाज आई। जोया, ये क्या तमाशा है? पूरा गांव बारात के इस्तकबाल की तैयारी में लगा है और तुम यहाँ चुड़ैलों की तरह भीगी हुई खड़ी हो। अब्बा हुजूर, नूर तालाब में है। वो बाहर नहीं आई। उसे कोई खींच ले गया। अब्बा, कुछ कीजिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। निकाह के डर से वहम पाल रही हो। वो घर चली गई होगी। चलो घर, वरना मैं तुम्हारी सहेलियों का घर आना ही बंद करवा दूं। रहमत अली ने जोया की एक भी बात न सुनी और उसे खींचते हुए घर की तरफ ले चले। जोया पीछे मुड़ मुड़ कर तालाब को देख रही थी। सारा वहीं अंधेरे में खड़ी रह गई। उसे पता था कि नूर घर नहीं गई है। चाचा जान झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं अपनी सहेली को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जोया सही कह रही थी। हमें उस फकीर के पास जाना ही होगा। वही बता सकता है इस खूनी तालाब की हकीकत। घर में शहनाई और ढोलक की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन जोया के कमरे में मातम छाया था। उसने खिड़की से छलांग लगा दी। वो दौड़ती हुई तालाब के किनारे पहुंची, जहां सारा उसका इंतजार कर रही थी। मैं आ गई सारा। मैंने कहा था ना, मैं नूर के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जोया, हमें अभी पास के खंडहर में जाना होगा। वो फकीर बाबा वहीं बैठे हैं। दोनों सहेलियां दौड़ते हुए पुराने खंडहर में पहुंची। एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जिसकी आंखों में अंगारे जैसी चमक थी। बाबा, हमारी मदद कीजिए। मेरी सहेली नूर तालाब में डूब गई है।
लेकिन उसकी लाश ऊपर नहीं आई। वो पानी के अंदर कहीं गायब हो गई है। हमें बताइए वो कहाँ है? नादान लड़कियां, जिसे तुम तालाब समझ रही हो वो महज पानी नहीं, जिन्नाते कुंड का दरवाजा है। वहाँ सदियों पुरानी प्यासी रूहों का कब्जा है। तुम्हारी सहेली मरी नहीं है, उसे कुंडे अजब ने अपना शिकार चुना है। तो क्या वो जिंदा है? बाबा, हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं? हमें रास्ता बताइए, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। रास्ता तो है, लेकिन वो मौत के करीब से होकर गुजरता है। उस पानी की गहराई में तुम्हें सांस रोककर नहीं, बल्कि खुद को ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर जाना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों वहां गईं और फजर की अजान से पहले वापस नहीं आईं, तो तुम हमेशा के लिए उसी काली दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। मुझे मंजूर है। नूर के बिना मेरा निकाह अधूरा है। मैं अपनी सहेली को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगी। हम जाएंगे बाबा। तो जाओ, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। पानी तुम्हें डराएगा, तुम्हारा दम घुटेगा, लेकिन अगर दिल में जरा भी खौफ आया तो वहीं खत्म हो जाओगे। फकीर की चेतावनी सुनकर दोनों सहेलियां वापस तालाब के किनारे आईं। अब उनके मन में डर नहीं, बल्कि अपनी दोस्त को बचाने का जुनून था। याद रखना जोया, अगर हम वापस नहीं आए तो दुनिया हमें भगोड़ा कहेगी। दुनिया कुछ भी कहे, बस नूर मिल जाए। या अल्लाह, मदद फरमाना। और इसी के साथ दोनों ने उस काले रहस्यमय पानी में छलांग लगा दी। पानी का दबाव अचानक खत्म हो गया। जोया और सारा को लगा जैसे वे किसी अनदेखी दीवार को पार कर गई हैं। ये क्या करिश्मा है सारा? हम पानी के अंदर है, फिर भी सांस ले पा रहे हैं। और ये महल, क्या सच में फकीर बाबा सही कह रहे थे? ये कुंडे अजब है। इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी डरावने ठिकाने में कैद है। चलो जल्दी अंदर जाकर देखते हैं। दोनों सहेलियां मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर गहरा अंधेरा था, सिर्फ कुछ मशालें जल रही थीं। तभी अंधेरे से एक साया बाहर निकला, एक लंबा आदमी जिसने काला नकाब और लंबा चोगा पहना हुआ था। ओह, तो तुम लोग आखिरकार आई गई। नूर को ढूंढने आई हो ना, उस रंगीन जमीन की दुनिया से। हाँ, पर आपको कैसे पता हम कौन हैं? और आप कौन हैं? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेहरबानी करके हमें उससे मिलवा दीजिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अंदर है, मेरे पीछे आओ। वे दोनों खामोशी से उसके पीछे चल दी। रहबर उन्हें किले की भूल भुलैया जैसे रास्तों से ले गया और एक काल कोठरी के सामने रुका। उसने इशारा किया और उन्हें अंदर धकेल दिया। रहबर ने भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कमरे में ऐसा गहरा अंधेरा छा गया कि उन्हें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें। हमारी सहेली को कहाँ रखा है? बताओ, कोई है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस रहबर के कदमों की आवाज दूर होती गई। सारा की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। उसे बंद जगहों से डर लगता था और यहाँ तो सांस लेना भी दूभर हो रहा था। जोया, जोया, यहाँ हवा नहीं है। मेरा दम घुट रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही। मैं मर जाऊंगी जोया। इतना बोलते ही सारा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जोया अंधेरे में टटोलते हुए उसके पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सारा, आंखें खोलो सारा, हिम्मत मत हारो। देखो, हमारा इरादा नेक है। ऊपर वाला हमारे साथ है। ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, पर हमें टूटना नहीं है। याद रख, घने अंधेरे के बाद ही नूरानी सवेरा आता है। हमें बस उस रोशनी तक पहुंचना है। उठो सारा। न जाने कितना वक्त बीत गया, घंटे या शायद दिन। काल कोठरी में वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक दरवाजा खुला और तेज रोशनी अंदर आई। रहबर वापस आया था। बाहर आओ, तुमको मलिका ने बुलाया है। तुम्हारी किस्मत का फैसला अब वही करेंगी। मलिका? ये मलिका कौन है? और नूर कहाँ है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया।
जोया ने बेजान सारा को सहारा देकर उठाया और गिरते पड़ते बाहर लाई। रहबर उन्हें एक बड़े दरबार में ले गया। सामने एक ऊंचा तख्त था जिस पर कोई बैठा था। जब जोया और सारा की नजर उस चेहरे पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। नूर, सारा देख, हमारी सहेली मिल गई। नूर उस तख्त पर एक मलिका की तरह बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो गांव में हुआ करती थी। उसके लिबास काले थे और आंखों में एक अजीब सी बेरुखी और ठंडक थी। नूर, यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से बेहाल हो गया। हम तेरे लिए तालाब में कूद गईं और तुम यहाँ आराम से मलिका बनकर बैठी हो। कैसी सहेली हो तुम? हमें देखने भी नहीं आई। क्यों? मेरा घर पसंद नहीं आया तुम लोगों को? तुम्हारा घर? क्या मतलब? तुम तो अनाथ थी ना? हाँ, मेरा घर। यही तो रहती हूँ मैं पिछले 20 बरसों से। 20 साल? तुम होश में तो हो? तुम तो खुद 20 से 21 साल की हो। नूर, मजाक करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अभी घर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। और जोया का आज निकाह है, देरी हुई तो गांव में पंचायत बैठ जाएगी। चलो यहाँ से। सारा की बात सुनकर नूर जोर से हंसी। वो हंसी किसी मासूम लड़की की नहीं, बल्कि सदियों पुराने दर्द की थी। जोया को अब गुस्सा आ गया। वो झपटकर नूर के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। नूर, बहुत हो गया ये भद्दा मजाक। चल गांव चलते हैं, मुझे इस जगह से खौफ आ रहा है। जैसे ही जोया ने हाथ पकड़ा, नूर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि जोया दूर जा गिरी और उसका सिर जमीन से टकराया। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे बेवकूफो, इतना नहीं समझ पाई? वो डूबना, वो चिल्लाना, वो सब एक नाटक था। ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की। और देखो, तुम चूहों की तरह मेरे जाल में फंस गईं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो। क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। इस एक रात ने हमें तोड़ दिया है। हम तो तुम्हें बचाने आई थी। यहाँ क्या राज है नूर? तुम बदल कैसे गई? बदल गई? मैं तो हमेशा से ऐसी ही थी। मेरा सच जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हारी सहेली कभी थी ही नहीं। मैंने दोस्ती का स्वांग सिर्फ इसलिए रचा ताकि तुम दोनों का भरोसा जीत सकूं और वक्त आने पर तुमको यहाँ कैद कर सकूं। 2 साल तुम मेरी सहेली बनी रही, पर कभी तुमने ये नहीं पूछा कि मेरा खानदान कहाँ है। मैं तुम्हारे घर के अंदर क्यों नहीं आती? मैं हमेशा बाहर ही क्यों मिलती हूँ? क्योंकि तुम कहती थी कि दोस्ती घर की दहलीज तक नहीं जानी चाहिए। अब समझ आया कि तुम ऐसा क्यों कहती थी। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्या राज है तुम्हारा? दुश्मनी तो बहुत पुरानी है जोया। क्या सच में जानना चाहती हो? तो सुनो, ये बात आज की नहीं, 20 बरस पहले की है। जब मैं सच में जिंदा थी, तुम्हारे वालिद ने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। अम्मी, कहाँ हो आप? देखो ना, बाहर कोई आपको बुला रहा है। अरे बेटा, कौन है? अंदर बुला लो। वो पड़ोसी है जिनके यहाँ कल शादी है, जिनके लिए आपने मुझे लाल ओढ़नी और पीला जोड़ा बना के दिया था, वही आए हैं। अच्छा, शायद दावत का न्योता देने आए होंगे। नहीं अम्मी, उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जीनत घबराई हुई बाहर गई। बहन, मुझे माफ करना कि मैं ऐसे वक्त पर आया हूँ। एक बहुत जरूरी और दुखद बात करनी। आपको पता ही है, परसों मेरे बेटे अमान का निकाह था। हाँ भाई साहब, पूरा गांव जानता है। क्या हुआ? होना क्या था बहन, तकदीर रूठ गई। अचानक लड़की बीमार पड़ी और आज सुबह उसका इंतकाल हो गया। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? उसके साथ इतना बुरा हुआ? बीमारी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जीनत, पर मसला ये है कि गांव वाले कह रहे हैं कि निकाह के नसीब में सुख नहीं लिखा था। मेरा बेटे मनहूस है। अब कोई अपनी बेटी हमारे घर नहीं देना चाहता। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का निकाह उसी नेक घड़ी में हो जो तय हुई थी। मैं आपके सामने दामन फैलाता हूँ। क्या आप अपनी नूर का निकाह मेरे बेटे अमान से करेंगी? नूर? पर वो तो अभी बच्ची है, हालांकि निकाह के काबिल हो गई है। और अमान तो बहुत नेक लड़का है। इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई साहब? मैं गरीब हूँ,
पर अपनी बेटी का हाथ एक अच्छे घर में देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। और इस तरह एक ही पल में नूर की किस्मत का फैसला हो गया। ढोल नगारों के साथ नूर और अमान का निकाह हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। नूर अपनी नई दुनिया में खुश थी। 4 साल बीत गए। नूर अब एक समझदार और खूबसूरत औरत बन चुकी थी। एक दोपहर नूर अपने घर के आंगन में बैठी अमान की राह देख रही थी। तभी अमान का बचपन का दोस्त और पड़ोसी रहमत अली वहां आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच और हसद थी। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल रही हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी मायके भी नहीं जाती हैं। आपकी अम्मी बोल रही थी कि नूर तो अब पराई हो गई है, उसे अपनी माँ की याद भी नहीं आती। क्या बताओ रहमत भाई, अमान जी काम से बहुत देर से घर लौटते हैं। सुबह सुबह निकल जाते हैं। घर में कोई और नहीं होता। इतनी बड़ी हवेली है। अब मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊं तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? उनकी खिदमत कौन करेगा? हाँ, ये तो है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाभी, आपकी किस्मत रातों रात बदल गई। इतने बड़े घर की बहू बन गई। आपके यहाँ तो अनाज भी 6 महीने का 12 महीने चलाना पड़ता था और आज आप यहाँ राज कर रही हैं। सच कह रहा हूँ ना? नूर को रहमत अली का लहजा पसंद नहीं आया। उसमें तारीफ कम और चुभन ज्यादा थी। फिर भी उसने अपनी मर्यादा रखते हुए कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे और जेवर लेकर कहीं दूर भाग जाएं, दुनिया की सैर करें? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? ये मेरे शौहर हैं, कोई गैर नहीं। मैं उनके पैसे लेकर कहाँ भागूंगी? उनका जो है वो मेरा अपना ही है। मेरे अलावा उनका इस दुनिया में और है ही कौन? बाबूजी के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई है। रहमत अली वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मन काला हो चुका था। वो सीधा अपने घर आया और अपने छोटे भाई सलीम, सारा के वालिद से सारी बात कही। क्या कहना चाहते हो भाई? आप साफ साफ कहो, ये पहेलियां मत बुझाओ। अरे सोचा था कि नूर से निकाह मैं करूंगा, पर उसकी अम्मी ने सही जगह दाव खेल दी। वक्त से पहले ही अमान से उसका निकाह कर दिया। जब तक हम कुछ कमाने लायक हुए तब तक अमान बाजी मार ले गया। नूर, अरे नूर जैसा उसका नाम है ना, उससे भी कहीं ज्यादा नूर उसके चेहरे पे है। और हमारी किस्मत देखो, हमारी बीवी तो ऐसी लगती है उसके सामने जैसे नौकरानी हो। अरे भाई देखो, शांत हो जाओ। जिसके पास जैसी दौलत वैसी तकदीर। अब जितना हमारा नसीब था वैसी हमें शरीके हयात मिल गई। वैसे भी अम्मी मेरा निकाह नूर से करने को बोलती थीं, आपका नहीं। आप क्यों इतना जल रहे हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा नूर के निकाह से। आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? अरे देख, तेरा निकाह करने का अम्मी बोलती थी, पर बड़ा मैं था। इसीलिए नूर से अपने निकाह के बारे में मैं ही सोचता था। मैंने ही सपने पाल के रखे थे। अब वो सब जलकर राख हो गए। क्या कहूँ मैं? रहमत अली अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पा रहा था। वो चलते चलते अमान के घर के रास्ते में एक सुनसान जगह पर बैठ गए। ये नफरत की आग इतनी जल क्यों रही है? मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर डालूं। जिस लड़की को पसंद किया उसी का निकाह बिल्कुल घर के सामने हो गया। दूर होता तो उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, पर आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखना, ये मुझसे सहा नहीं जाता। तभी उसकी नजर अमान पर पड़ी, जो बड़े सुकून से हाथ में कुछ मिठाइयाँ और तोहफे लिए घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोष था। ये होता है सुकून। हाँ, जब पैसा और बीवी दोनों उम्दा हों तो मर्द के चेहरे पर सुकून उभर ही आता है। कसम खुदा की, ये सुकून तो हमें कभी नसीब नहीं होगा। घर जाओ तो हमारी बीवी की शक्ल कुछ तो बुरी है ही, और कुछ वो बुरी बना लेती है मुझे देख के। इंसान अपना दुख तो सह ले, पर इस अमान का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। रहमत अली का शैतानी दिमाग जाग गया। उसने पास पड़ी एक भारी ईंट उठाई। जैसे ही अमान उसके पास से गुजरा, रहमत अली ने पीछे से उसके सिर पर पूरी ताकत से वार किया। रहमत अली, तू? अमान एक बार में ही गिर गया। रहमत अली का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने अमान के सिर पर कई बार ईंट से वार किया। अमान का जिस्म ठंडा पड़ गया। उधर नूर अपने घर के द्वार पर खड़ी बेचैन हो रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं है। एक बार देख के आती हूँ गांव के बाहर। जब तक वो आएंगे नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
नूर का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। वो घर से निकलकर गांव की गलियों से होती हुई उसी रास्ते पर आई। वहां का मंजर देख उसकी चीख निकल गई। रहमत अली खून से सनी ईंट लिए खड़ा था और अमान जमीन पर बेजान पड़ा था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मर गया। अब मैं क्या करूंगा? अरे छोड़ो इसको, भागो यहाँ से। वो भागने ही वाला था कि नूर ने उसे देख लिया। नहीं रहमत अली, तुमने मेरे शौहर को मार डाला। अरे अमान तो मारा गया, पर नूर ने भी देख लिया। अब तो ये मुझे फांसी दिलाकर रहेगी। अब मैं क्या करूं? इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरा खेल खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको खो नहीं सकती। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा सुहाग उजड़ नहीं सकता। उठिए, उठिए अमान जी, देखिए ये दरिंदा खड़ा है। हाँ, अभी ये जब तक अपने विलाप में है तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही ये होश में आएगी पुलिस को बुलाएगी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो भागकर सलीम के घर आया और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। सलीम, अरे सलीम, दरवाजा खोल, जल्दी कर। अरे कौन है इतनी रात को? अरे दरवाजा खोल जल्दी से, आवाज मत कर, जल्दी आ बाहर। क्या हुआ भाई? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये आपके कपड़ों पर खून? मैंने अमान का खून कर दिया है। क्या? क्यों? ये आपने क्या किया भाई? आप पागल हो गए हो क्या? समय नहीं है मेरे पास बहस करने का। जल्दी चल, इससे पहले कि सुबह हो जाए और लोग जाग जाएं। मेरे साथ चल। अरे तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इन सब में मत घसीटो। नूर ने मुझे अपने शौहर का खून करते हुए देख लिया है। वो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इससे पहले कि वो होश में आ जाए, हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। क्या बात करते हो भाई? एक खून के ऊपर से एक और खून, वो भी एक औरत का। आसान है क्या ये सब? कोई हलवा है क्या? तू कर सकता है, तुझे मेरी कसम है सलीम। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। दिमाग खराब है क्या आपका? अरे तो क्या अपने भाई को मरने देगा तू? फांसी पर लटकने दूं? खून के रिश्ते अब सफेद हो गए क्या? चल मेरे साथ। सलीम अपने भाई के दबाव में आ गया। दोनों चलते हुए अमान और नूर के पास आए। नूर उनको देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी। रहमत अली, तुमने मेरे शौहर को मार डाला। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे शौहर का क्या कसूर था? मुझे ये तो बता दे। कसूर कुछ नहीं था भाभी, बस मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। आज भी गुस्सा सर पर चढ़ गया और उसमें तुम्हारा शौहर मारा गया। सच कहता हूँ नूर, उसको मारना नहीं चाहता था, परंतु जब गुस्से में होता हूँ ना मैं आपा खो देता हूँ। मैं अभी काजी और हुक्मरानों के पास जाऊंगी। पूरे गांव को इकट्ठा करूंगी। अपने शौहर के लिए इंसाफ मांगूंगी। देखो तुम वहाँ नहीं जा सकती हो क्योंकि... इतना बोलते ही रहमत अली ने पीछे से इशारा किया और सलीम ने नूर के मुंह पर हाथ रख दिया। रहमत अली ने उसी ईंट से नूर के सिर पर भी वार करना शुरू कर दिया। नूर संभल नहीं पाई। उसने मरते मरते अपने शौहर का हाथ पकड़ने की कोशिश की और वहीं ढेर हो गई। अब एक काम कर, दोनों को घसीटकर उस पुराने तालाब में डाल देते हैं, कोई नहीं जानेगा। भाई ये मर तो गई होगी ना? पक्का है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इतनी ईंटों में तो उसका शौहर ठंडा पड़ गया, फिर ये किस खेत की मूली है? ये तो बस एक लड़की थी। जल्दी कर। उन्होंने दोनों को तालाब में फेंक दिया। नूर का शरीर पानी में गहरा डूबता चला गया और कुंडलोक के किले के द्वार के पास जा गिरा। वहां रहने वाली बूढ़ी औरत ने देखा कि नूर की आखिरी सांसें अभी अटकी हुई थी। मुझे इसको बचाना होगा। यह साधारण मौत नहीं है, यह प्रतिशोध की आग है। बुढ़िया ने आंखें बंद की और कुछ प्राचीन कलाम पढ़ने लगी। उसके पढ़ते ही कुछ काले अक्षर हवा में घूमने लगे और वो नूर के जिस्म में समा गए। नूर के जख्म पल भर में गायब हो गए और वो उठकर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल चुका था। कहाँ हूँ मैं? आप कौन हैं? क्या मैं मर गई या जिंदा हूँ? तेरी इंसानी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने तुझे अपनी रूहानी शक्ति से जोड़ दिया है। अब तू जिंदा रहेगी, पर एक साये की तरह।
जब तक तू चाहे तब तक तेरी जिंदगी चलेगी। तुझे ना गर्मी लगेगी ना सर्दी और ना ही तेरी उम्र बढ़ेगी। तू हमेशा 20 बरस की ही रहेगी और आज से तुझे अपनी मासूमियत छोड़कर मेरी इस काली दुनिया की मलिका बनकर रहना होगा। यहाँ सिर्फ नफरत और इंतकाम है। अब मुझे रोशनी में रहकर भी क्या करना है? मेरी जिंदगी की रोशनी मेरे अमान के साथ खत्म हो गई। अब से मेरा एक ही मकसद है, उस रहमत अली और सलीम का अंत। मैं इंतजार करूंगी उनकी औलादों का। नूर की आंखों से आग बरस रही थी। सारा और जोया सन्न रह गई थी। और उसके बाद मैं इस अंधेरी जगह की मालिका बन गई। तुम लोगों से दोस्ती इसीलिए की ताकि तुम्हारे दोनों के वालिद को वो दर्द दे सकूं जो उन्होंने मुझे दिया था। औलाद का दुख सबसे बढ़कर होता है। तुम दोनों को मैं यहाँ इसीलिए लाई ताकि तुम भी वो तड़प महसूस करो जो मैंने 20 साल महसूस की। अब्बू ने ये सब किया तुम्हारे साथ, और चाचा जान ने भी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो 20 साल तुम इस अंधेरे में रह रही हो। हमारी एक रात में इतनी खराब हालत हो गई तो तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं सलीम की बेटी हूँ। मेरे वालिद एक कातिल हैं। अब हम इससे आगे क्या कहें नूर? तुम चाहो तो हमें अभी के अभी मार सकती हो। हम अपने वालिद के गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार है, परंतु क्या उन्हें एहसास भी है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है? मुझे नहीं लगता उन्हें कोई पछतावा होगा। उधर धरती पर तालाब के किनारे रहमत अली और सलीम फकीर के पैरों में गिरे हुए थे। तुम दोनों की बेटियां जिंदा हैं, पर उस दुनिया में उन्होंने अपनी सहेली के लिए जान की बाजी लगा दी और तुम दोनों ने अपनी जवानी में अपनी ही भाभी की जान ली थी। हमें माफ कर दो। मेरे द्वार पे बेटी की बारात खड़ी हुई है। जो मैंने 20 साल पहले किया वो आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? अपनी बीवी को, बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? भाई, अब गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा। चलिए उस लोक में। अरे कैसे सुधार लूं गलती? नूर तो मर गई है। वो जिंदा होती तो उससे माफी मांग लेता। नूर जिंदा है और वही तुम्हारी बेटियों को अपनी दुनिया में ले गई है। अब वो तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटी से लेगी। अगर अपनी बेटियों को बचाना है तो उसी तालाब में कूद जाओ। और कुंड लोक के किले में पहुंचे। सामने नूर को तख्त पर देख उनकी रूह कांप गई। वे दौड़कर नूर के पैरों में गिर गए। नूर भाभी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बड़ी खता हो गई थी, हमें बख्श दो, हमारी बच्चियों को छोड़ दो। रहमत अली को अपने पाँव में झुका देख नूर को वो 20 साल याद आ गए। एक एक पल कैसे जिए थे उसने। माफी? क्या मेरी माफी मेरे अमान को वापस ला सकती है? क्या मेरे वो 20 साल लौटा सकती है? नूर सोच ही रही थी, तभी रहमत अली ने अपना असली रूप दिखाया। उसे लगा नूर का ध्यान भटका हुआ है। उसने नूर के पैरों को खींचकर उसे तख्त से गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर बोला, अरे तुझे क्या लगा कि तू उस दिन जिंदा बच जाएगी और मेरी बेटियों को यहाँ ले आएगी और मैं तेरे पाँव में बैठ के भीख मांगूंगा? तू तब भी मरने लायक थी, आज भी मरने लायक है। नहीं रहमत, मुझे पता था कि तू कितना घटिया इंसान है। इंसान बदल सकता है पर शैतान नहीं। आज तेरा अंत निश्चित है। रहमत अली ने नूर का गला भींचने की कोशिश की। सारा और सलीम चिल्ला रहे थे। तभी जोया की नजर पास खड़े रहबर की तलवार पर पड़ी। उसने एक झटके में तलवार खींची। अब्बा, छोड़ दो उन्हें। जब रहमत अली नहीं रुका तो जोया ने अपनी आंखें बंद की और तलवार चला दी। एक ही वार में रहमत अली का सिर धड़ से अलग हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जोया घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथों से तलवार छूट गई। मैंने एक बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, परंतु एक इंसान होने का फर्ज निभा लिया है। नूर, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं लौटा नहीं सकती। मैं वापस उस दुनिया में नहीं जा सकती। मैं आज से सारी जिंदगी इसी अंधेरे में रहूंगी और खुद को सजा दूंगी। 20 साल में मैं भी बुरी तरह टूट चुकी हूँ, हर गम को सहते हुए। इन कुछ दिनों में तुमने मुझे सहेली का प्यार दिया। वो प्यार मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे अब मुक्ति चाहिए। मुझे मेरे अमान बुला रहे हैं।
नूर ने वही कलाम पढ़े। धीरे धीरे उसके शरीर से वो काले अक्षर धुएं की तरह निकलने लगे। नूर का चेहरा शांत हो गया, जैसे वो सो रही हो। उसने दम तोड़ दिया। नूर के जाते ही वो जादुई दुनिया हिलने लगी, किला ढहने लगा। सारा और जोया तालाब के बाहर धरती पर आ गिरे। तालाब का पानी अब शांत और साफ था। अचानक हम यहाँ कैसे आ गए? और नूर? वो दुनिया नूर की सांसों से बंधी थी। उसके जाते ही सब खत्म हो गया। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैं अपने भाई की गलत बात में आ गया था। सारा और जोया जैसे सलीम की बात सुन ही नहीं रही थी। उनकी आंखें उसी तालाब में नूर को ढूंढ रही थी। उनकी सहेली अब नहीं थी, लेकिन उसने जाते जाते उन्हें जिंदगी और एक कड़वा सच दे दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उस तालाब के पानी में मिलकर हमेशा के लिए एक हो गए।